हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट 2011 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन इसके आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सेस प्रेशर फॉर द टू शॉप बबल्स आर इन द रेशियो ऑफ, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। तो एक्सेस प्रेशर फॉर शॉप बबल के लिए फॉर्मूला होता है S/R या T/R। टी को भी सरफेस टेंशन लिख देते हैं कई बार एस भी लिख देते हैं, S/R। अगर ये शॉप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर पूछता है तो ये होता है T/R। अगर ये सिंपल लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर पूछता है फॉर लिक्विड ड्रॉप तो आपके लिए वो क्या होगा 2S/R। ये साथ साथ ही नोट कर लेना, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि सरफेस टेंशन का रेशियो गिवन है आपको, सॉरी किसका रेशियो गिवन है, एक्सेस प्रेशर का रेशियो आपको गिवन है और वॉल्यूम का पूछा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की सरफेस टेंशन क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास P1 P2 का रेशियो 3:1 जो डिपेंडेंट है 1/R पे। तो P1 को क्या लिख सकते हो आप, T/R1 रेशियो ऑफ T/R2। ठीक है, तो ये बनेगा R2/R1। इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। इसका मतलब सेकंड जो शॉप बबल है उसकी रेडियस कितनी होगी 3 और फर्स्ट की कितनी होगी 1। अगर मुझे इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम हमें पता है स्फेरिकल शॉप बबल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr1 क्यूब। अगर V1 की बात करूँ तो 4/3πr1 का क्यूब और V2 की बात करूँ तो 4/3πr2 का क्यूब। तो ये क्या बनेगा 1:27। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा थर्ड। अगर आपने 2016 का सॉल्यूशन देखा होगा तो सेम क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन इनका यूज़ हो सकता है उनमें एज अ कंसेप्ट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन शुरू करने में आपको ऐसे कंसेप्ट का यूज़ हो सकता है। जैसे इसमें अगर इसने वॉल्यूम का पता लग गया और फिर वो आपसे सरफेस में कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है, सरफेस टेंशन की वजह से कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई वो पूछ ले, तो वो क्या होता है दोनों का एरिया का रेशियो, एरिया का डिफरेंस इनटू सरफेस टेंशन, उसका क्या होगा सरफेस एनर्जी होगी। तो वो इस तरह से भी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में पूछे जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन 2 की, द रिलेशन बिटवीन N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2 which applies as a ray of light strikes interference between the two medium is known as। इस लॉ को मेनली क्या कहते हैं, ये गॉस लॉ है, ये स्नेल्स लॉ है, ये कॉलेज लॉ है, ये फ्राइडेज लॉ है। तो दिस लॉ इज द स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर एक लाइट दूसरे मीडियम से जाती है और उसका इंसिडेंस एंगल अगर θ1 है और θ2 से वो रिफ्रेक्ट होती है, जहाँ पे N1 क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट और N2 क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन लिख सकते हैं, दैट विल बी N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2 और दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। एक स्टेटमेंट और भी होती है स्नेल्स लॉ की कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, मतलब ये एक ही प्लेन में लाई करती है। ठीक है, अगर मैं गॉस लॉ की बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रल आपके पास किसके इक्वल होगा, जितना चार्ज इनक्लोज होगा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं फेराडेज की लॉ की बात करूँ तो फेराडे ने 2 लॉ दिए थे और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दिए थे। इन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी क्या है सेकेंडरी कॉइल्स है तो उसमें अगर आपका जितना करंट चेंज हो रहा है तो जितनी ईएमएफ जनरेट होगी वो क्या करेगी अपोज करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरी कर रहा है उसकी वजह से जो करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी अपोज करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, कितना, फर्स्ट लॉ तो ये बताया था, सेकंड लॉ फेराडे ने ये कहा था कि जितनी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। E इज इक्वल टू -d∅/dt दिया था, जो d∅ क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शंस को भी आप अपना डिटेल लिख सकते हैं साथ के साथ, तो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। आजकल ये क्वेश्चन भी चलने लगे हैं, करेक्टली मैच्ड पेयर। मिजनर इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी का है, ब्रेस्टर लॉ डायफ्रैक्शन का, मेलिस लॉ स्कैटरिंग का, स्टीफन्स लॉ
रेडिएशन प्रेशर का। तो करेक्टली मैच्ड इसने पूछा है, तो आपके पास करेक्टली मैच जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, मिजनर इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी से। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो अगर हम सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कस करें, इसका मतलब होता है कि आपके पास मैक्सिमम लेवल ऑफ कंडक्टेंस हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस तो क्या हो जीरो और कंडक्टिविटी कितनी हो इनफाइनाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सुपर कंडक्टिविटी में जो मिजनर इफेक्ट होता है वो बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी सुपर कंडक्टर जो होगा वो क्या करेगा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कभी पास नहीं होगा, वो क्या होगा, उससे एक्सपेल्ड आउट होगा। इनसाइड इसके सुपर कंडक्टर के कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा, तो इनसाइड सुपर कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा, ये एक्सपेल्ड आउट होगा। इसका मतलब सुपर कंडक्टर एज अ डायमैग्नेटिक बिहेव करेंगे, ठीक है, ये मिजनर इफेक्ट कहता है। वेस्टर लॉ क्या कहता है? ये आपका डायफ्रैक्शन से नहीं रिलेट करता। मेलिस लॉ आपका किससे? पोलराइजेशन से क्या करता है? मैच करता है। पोलराइजेशन में वो कहता है कि फाइनल जो इंटेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। थीटा उन पोलराइजर और जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके बीच का एंगल रहेगा। अगर मैं बात करूँ स्टीफन्स लॉ की, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि कितनी एनर्जी एमिट होगी, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर डिपेंड करती है, और सिग्मा क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट होता है। तो ये आपका रेडिएशन से रिलेटेड है। मेलिस लॉ आपका पोलराइजेशन से क्या है? रिलेटेड है। ब्रूवेस्टर लॉ भी आपका पोलराइजेशन से ही रिलेटेड है। ये कहता है कि कितनी लाइट पोलराइज होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? जब आपका इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल हो? 90 या क्रिटिकल एंगल के जो आपका इंसिडेंस एंगल है वो अगर 90 के इक्वल है, आई पी इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग एंगल होता है जो ब्रूवेस्टर लॉ बताता है, दैट विल बी टेन थीटा आई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कंसिडर रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, एक्सरेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी दे आर। देखो 2016 का मैंने जब पेपर करवाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि आप जैसे ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो आप एक बार एनर्जी स्पेक्ट्रम को ज़रूर देख लीजिए। इसमें से इसने कहा है इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी में बताना है किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें पता है रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स है जिनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? वेवलेंथ होती है। तो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा? रेडियो वेव्स आएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है गामा रेज और एक्सरे ऐसी रेज है जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको और कोई ऑप्शंस भी नहीं पता है कि और अरेंजिंग कैसे होगी, लेकिन ये पता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप इजीली देखो चेक कर सकते हो। मैक्सिमम आर, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है? एक्सरेज की, इसने यूवी की दे दी। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। ऑप्शन बचे थे 1 और 2। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट की नहीं होती, एक्सरेज गामा रेज है ना, सबसे ज़्यादा गामा रेज फिर एक्सरेज की होती है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ या सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव की, फिर इंफ्रारेड वेव की, फिर विजिबल की, और फिर अल्ट्रा विजिबल की, और फिर एक्सरे, फिर गामा रे, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है काम आपका। रेडियो वेव, माइक्रोवेव भी होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरेज, फिर गामा रेज, ऐसे स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो आप वो स्पेक्ट्रम एक बार गो थ्रू हो सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, एलसीआर सर्किट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज तक ऐसा कोई स्टेट नहीं गया है जिसमें एलसीआर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे आप सारे पेपर उठा के देख लेना, कई बार तो 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है R और जिसका इंडक्टेंस है L, और जिसको मैंने एक बैटरी E जिसकी EMF है उससे कनेक्ट किया है, और पूछा है कि फाइनल करंट कितना होगा। तो फाइनल करंट के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या पता होना चाहिए? V/Z। इसमें ट्रिक यही है कि अगर आपके पास ऐसा रेजिस्टेंस और इंडक्टिव का सर्किट है तो उसमें आपको रेजिस्टेंस लिखना आना चाहिए या इम्पीडेंस उस सर्किट का लिखना आना चाहिए। तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा? इसका इम्पीडेंस होगा Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL। XL क्या है? जो आपका इंडक्टर है इसका रिएक्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा L। एक्सएल किसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ओमेगा एल। तो ये क्या बनेगा? ओमेगा एल का स्क्वायर। तो पुट कर देंगे, जो इम्पीडेंस होगा वो क्या आएगा आपके पास? √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और V जो आपके पास इसने बैटरी हमने जो लगाई है उसकी EMF कितनी है? E। तो यहाँ पे पुट कर देंगे
E/√r² प्लस ω² L² की 1/2। तो ऑप्शन थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आजकल ऐसे नहीं मिलते हैं क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो सकता है, इसलिए हमें करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होगा ना। नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैन बी ड्राइव फ्रॉम। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को आप कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, विन्स लॉ से, किरचॉफ्स लॉ से, प्लैंक्स लॉ से, या फिर स्टीफन्स लॉ से। तो यहाँ पे हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसको ड्राइव कर सकते हैं स्टीफन्स लॉ से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी मैंने बताया स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि किसी की भी एनर्जी इंटेंसिटी होगी वो किस पर डिपेंडेंट है, सिग्मा T⁴। और जो आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है वो क्या कहता है कि किसी भी टेम्परेचर T और उसका रूम टेम्परेचर T0 से जो एनर्जी एमिटेड होगी वो क्या करेगी, T-T0 के स्क्वायर के डिपेंडेंट होगी। ये स्पेशल केस में हम डिस्कस करते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि एमिटिंग पावर emitting पानी emitted energy intensity E लैम्डा ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डिपेंडेंट ऑफ, जो बॉडी है आपकी उसकी एनर्जी एमिटेड और उसका एब्जॉर्प्टिव पावर, कुछ इस तरह से होता है, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर रेशियो यही होता है। प्लैंक्स लॉ आपको भी यही बताता है, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, दैट शुड बी E/d 8πhc/λ⁵ e⁻h⁻kT-1। तो ये हमारे पास प्लैंक्स लॉ होता है। विन्स लॉ क्या कहता है कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंडेंट होती है 1/t के, तो λT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं λT इज इक्वल टू बी होता है विन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं चारों स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, द ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगी। ये मैंने टॉपिक वाइज सीरीज़ एक शुरू की हुई है जिसमें मैंने न्यूक्लियस और एटम के बारे में सब कुछ डिस्कस करवाया है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया प्रीवियस ईयर में, और यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसने कहा है कि स्पीड का डिपेंडेंस क्या है, n पे है, रेडियस का डिपेंडेंस 1/n² पे है, एनर्जी का डिपेंडेंस n² पे है, और जब रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में बाहर मूव करते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ से फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, NH/2π का। तो यहाँ से हम R और V का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है वो n² पे डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब आपके पास सेकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसने 1/n² लिख रखा है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, 1/n पे डिपेंडेंट होती है, और इसने यही कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। और हमें पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। तो 1/n² पे डिपेंडेंट करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ट्रू स्टेटमेंट इसने पूछा था, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक कैपेसिटर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डैनियल सेल, अ ड्राई सेल और एन AC सोर्स ऑफ लो फ्रिक्वेंसी एंड अ AC सोर्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। तो हमें पता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे लिखते हैं, X इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अगर आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी 0 है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। जब कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा तो सर्किट में क्या होगा, करंट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब उस दौरान आपका I क्या होगा, 0। और I कब 0 होता है, जब वो क्या होता है, एज अ ओपन सर्किट। अगर मैं बात करूं आपके पास, अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, 0। अगर कैपेसिटेंस 0 होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब करंट मैक्सिमम हो जाता है वही सर्किट हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ये होती है ना कि करंट एकदम से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और वोल्टेज क्या हो जाती है उसमें, 0।
और ओपन सर्किट की कंडीशन क्या होती है, उसमें करंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि सर्किट क्लोज ही नहीं होता तो कोई करंट पास नहीं करता है, उसमें वोल्टेज आपके पास ना कुछ रहती है। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन रहेगा वो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा कि एक ऐसी सोर्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी का हमारे पास क्या बिहेव करेगा, जो कैपेसिटर है एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, तो कितने के इक्विवेलेंट होगा, 1 किलो का मतलब 10⁻³ वाट, पावर की बात कर रहा है, हावर मतलब कितने सेकंड्स होंगे, इसमें 3600 सेकंड्स होंगे, है ना। और तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये वेक्टर से पूछा हुआ है कि 3 वेक्टर्स आपको गिवन है ए बी सी, एक 12 है मीटर 12 यूनिट, एक 5 यूनिट और एक 13 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में, अगर मैं बनाऊँ ए 12 है आपको गिवन है, बी 5 और सी 13, तो ये एज अ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90। तो ये एक ट्रायड भी होता है कि 12 5 13, हमें पता होना चाहिए कि 13 उसमें हाइपोटेन्यूस होती है, 5 उसमें बेस या फिर परपेंडिकुलर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे जब भी हमें 13 मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो गिवन ट्रायंगल है वो एज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड इज एल, इफ द पाइप इज क्लोज एट, एक ऑर्गन पाइप है जो शुरू में तो क्या है, दोनों एंड से ओपन है और उसकी लेंथ है एल। अगर मैंने उसी पाइप को क्लोज कर दिया एक एंड पे, तो उसकी फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप, जब वो दोनों तरफ से ओपन है तो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है μ0 = V/2L, और जब मैं उसको एक तरफ से क्लोज कर देती हूँ तो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है V/4L। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ कि क्लोज पाइप की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ द ओपन पाइप की जो फ्रिक्वेंसी होगी। तो जो ऑप्शन होगा हाफ वाला ठीक हो जाएगा, गेट्स हाफ। तो इसकी जो क्लोज एंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाफ हो जाती है, ये डायरेक्ट ही आपको पता होने चाहिए। इन पे आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं कि आपको V की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, फैक्चुअल उस तरीके से, ऐसे फॉर्मूले तो उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, तो ये होगी P + A/V², V - B = RT। हो सकता है वो n मोल के लिए भी पूछ ले, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकता है। P = A n/V², V - NB = nRT। n मोल्स के लिए आपके पास ये इक्वेशन होती है, तो n मोल्स का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, या अकेला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या अकेला टॉर्क, या नाइदर टॉर्क और नाइदर फोर्स। तो जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो सिर्फ वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और जब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब वो क्या करता है, दोनों ही चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को भी और टॉर्क को भी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब आए तो फोर्स और टॉर्क आएगा, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आए जब आपके पास सिर्फ क्या आएगा, टॉर्क आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था पीजीटी फिजिक्स में, स्टेटमेंट बेस्ड में। उसने ये कहा था कि यूनिफॉर्म है तो कौन अप्लाई हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है तो कौन अप्लाई हो रहा है, अकेला फोर्स अकेला टॉर्क, 4 स्टेटमेंट्स गिवन थी और सेम यही क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है इजी है तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो आपके यहाँ के क्वेश्चन है ना वहाँ की स्टेटमेंट बन जाएंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो देखो सारे पेपर को आपको एनालाइज करना चाहिए, बाकी आपकी चॉइसेस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, हमारे पास क्या है, ए और बी दो स्लोप है ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व का रिस्पेक्टिवली। लेट गामा इज इक्वल टू, गामा क्या है, रेशियो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, हमें पता है किसी भी कर्व का स्लोप आप कैसे निकालते हो,
इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक कर्व क्या होती है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं पहले स्लोप की बात करूँ डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ गामा पी बाई वी। अगर सेकंड के स्लोप की बात करूँ आइसोथर्मल के लिए, तो डीपी बाई डीवी क्या होगा, माइनस पी बाई वी। अगर ए स्लोप है किसका, एडियाबैटिक का, और बी स्लोप है किसका, आइसोथर्मल का, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, ए इज इक्वल टू गामा ऑफ बी। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैंने थर्मोडायनेमिक्स की जो टॉपिक वाइज सीरीज करवाई हुई है वहाँ पे मैंने इसको टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से ही है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विद द डेंसिटी आपको गिवन है एट अ प्रेशर, प्रेशर भी आपको गिवन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपसे पूछा है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 3RT/m, जहाँ पे m क्या है, मास, मॉलिक्यूलर मास, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर इन अ केल्विन। अगर मुझे इसको प्रेशर और डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यूज़ करना होगा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, पीवी इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पे RT है, RT की जगह मैं PV पुट कर सकती हूँ, तो मैंने पुट कर दिया 3PV/m, और m/v क्या हुआ, रो। तो ये एक्सप्रेशन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड √3p/रो। P क्या है, प्रेशर, और रो क्या है आपके पास, डेंसिटी। तो जो वैल्यूज़ आपको गिवन आप पुट कर दीजिए, ईजिली आप आंसर गेट कर लेंगे, 5 × 10⁻²⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मेटल पाइप को हम यूज़ करते हैं कैरी करने के लिए वाटर को, लेकिन विंटर में ये समटाइम्स क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। इसका क्या रीज़न है, क्या इसका रीज़न ये है आउटसाइड ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन द इनसाइड, या फिर इसका रीज़न ये है कि मेटल क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है व्हेन कोल्ड, या फिर आइस एक्सपेंड करती है व्हेन इट मेल्ट्स, या फिर वाटर एक्सपेंड करता है व्हेन इट फ्रीजेज। तो इसका रीज़न ये है कि मेटल पाइप्स क्या होती है, कैरी करती है जो वाटर को, तो वाटर का एक अबनॉर्मल बिहेवियर होता है 44 डिग्री सेल्सियस पे, जो क्या कहता है कि वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा व्हेन इट फ्रीजेस। तो जिसकी वजह से ये जो मेटल पाइप से ये क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17, ये BSc लेवल का क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जाता है और आजकल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटा डीके इज दैट, आपको बीटा, गामा और अल्फा तीनों डीके को अच्छे से पढ़ना चाहिए। बीटा डीके क्या कहता है कि इन बीटा डीके मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस चेंज बाय यूनिटी। सेकेंड ऑप्शन गिवन है द एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर बीटा रे इज अ कॉन्टिन्यूस, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, बीटा रे हैव अ डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्यू टू एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीटा रे एमिशन होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में। तो इसकी जो आपके पास न्यूट्रॉन की मास नंबर और एटॉमिक नंबर है 0 and 1, और प्रोटॉन में चेंज हुआ 1 and 1। इसका मतलब इसमें एक हमारे पास क्या हुआ, ऐड हुआ, दैट विल बी पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये हमारे पास है पॉजिटिव बीटा डीके। तो पॉजिटिव बीटा डीके में आपका जो मास नंबर है, दिस विल बी द एटॉमिक नंबर और दिस विल बी द मास नंबर। तो मास नंबर कोई चेंज हो रहा है, मास नंबर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं बीटा नेगेटिव डीके का बात करूं तो वो क्या होगा, प्रोटॉन किस में चेंज होगा, न्यूट्रॉन में, 0 and 1। तो एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, साथ में कौन सा पार्टिकल होगा, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो मोमेंटम पहले कंजर्व नहीं था, लेकिन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के एडिशन की वजह से मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि मोमेंटम कंजर्व हो गया। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं, बीटा रे हैव अ डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, नहीं, बीटा रे का क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एमिशन करता है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है, ऐसे पार्टिकल है जिनका चार्ज क्या है, 0, और जिसकी स्पिन क्या है, हाफ, ठीक है। और इनकी वजह से एनर्जी का भी क्या होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन होता है और मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 का, 2 मेटल पाइप्स है जिनको मैंने सेपरेट किया एक डिस्टेंस d से, जो फॉर्म करती है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जिसका कैपेसिटेंस है C0। अब मैंने क्या किया, उस मेटल
प्लेट ऑफ थिकनेस टी को एक मेटल प्लेट और जिसकी थिकनेस है टी और सेम एरिया है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया कंप्लीटली, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? तो फर्स्ट तो मैं ये बता दूं, जब भी कोई प्लेट आप इंसर्ट करोगे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। उसका कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो हम देखते हैं। ये हमारे पास पहले एक कैपेसिटर था, पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, इस जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है। मैंने क्या किया, एक नई प्लेट डाल दी जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है या जिसकी थिकनेस की है टी और जिसका एरिया सेम है पहले वाली के। तो हमें पता है कि जब भी मैं कोई मेटल प्लेट इंसर्ट करूँगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमें पता है कि जब भी हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? दैट शुड बी इक्वल टू V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये आपके पास क्या होगा? पोटेंशियल होगा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? पोटेंशियल थोड़ी पूछा गया, हमसे पूछा गया है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में रिलेशन होता है C इज इक्वल टू Q बाय V। तो पुट कर देंगे, दैट विल बी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D बाई T माइनस डी टी। बस उसी को ही क्या किया है? रिफॉर्म किया है। तो ये क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट D, ये क्या है? C नोट, क्योंकि शुरू में सिर्फ क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब मैंने एक और प्लेट डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी है? T। तो गैप में क्या हो गया? D माइनस टी, आपके पास एक जो स्पेस है वो रिमेनिंग रहेगा। ये T है और ये पूरा D है, तो ये जो रिमेनिंग स्पेस है ये क्या बनेगा? D माइनस टी। तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? Q बाय A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। और हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाय V। तो पुट कर देंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? A एप्सिलॉन नोट D बाय टी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर C D माइनस टी बाई डी, ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, दो पार्टिकल्स है जिन पे चार्ज है, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, जिसको मैंने फिक्स्ड किया है एट द वर्टेसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और हर एक की साइड लेंथ क्या है? AA। अगर आपके पास K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, K की कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन है, इसने पूछा है कि कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा टू मूव अ पार्टिकल विद अ चार्ज Q फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q प्लस Q माइनस। तो ये Q प्लस और Q माइनस दो चार्जेज हैं जिनके सेंटर की जो वर्टेसिस है यहाँ से इस जो थर्ड वर्टेक्सिस है उस तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, ये इसने पूछा है। तो ये Q और माइनस Q क्या करेंगे? बिहेव करेंगे एज अ डाइपोल और इनके सेंटर पे आपने क्या रख दिया? Q प्लस चार्ज को इंसर्ट कर दिया, तो ये बिहेव करेगा एज अ इक्वेटोरियल लाइन। और जो वर्क डन होता है टू मूव अ पार्टिकल विद अ चार्ज Q फ्रॉम द वर्टेसिस टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये क्या होगा? इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा। अगर मैं सीधी से बात करूं, यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है हमारे पास, वो होता है डिपेंडेंस किस पे करता है? P cos थीटा पे करता है ना। और ये एंगल कितना बन जाएगा? अगर ये परपेंडिकुलरली एट द मिड पे जाएगा तो थीटा बन जाएगा 90। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। और वर्क डन क्या होता है? उस चार्ज इनटू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, हमारे पास एक रिलेशन पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हमें पता है एस्केप वेलोसिटी होती है √2g/r या फिर √2gm/r, क्योंकि g की वैल्यू क्या होती है? दैट विल बी gm/r²।